एबी न्यूज के तमाम दर्शकों को अविनाश बंधु का दुआ सलाम राम राम हर हर महादेव। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं एक खास आदमी से आपको मिलवाने जा रहा हूं। ये ऐसे शख्सियत हैं जो किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी नाम ही एक पहचान है और उनका कहते नहीं कि तस्वीर देख लो तो नाम की जरूरत नहीं होती, नाम बता दो तो तस्वीर की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही शख्सियत हैं गजल की दुनिया के जिन्हें जो गजल के सच में लेखक हैं, जो गजल लिखते हैं, जिनको गजल से प्यार है, वो कोई ऐसा शख्स नहीं जो इन्हें नहीं जानता हो। हमारे बीच हैं आदरणीय अनिरुद्ध सिन्हा सर। सर आपका स्वागत है। अनिरुद्ध सिन्हा सर मुंगेर के रहने वाले हैं और गजल की दुनिया में तो पहचान है ही, साथ साथ इससे पहले ये गवर्नमेंट जॉब में भी थे, अभी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं। और गजल पे ये आज नहीं है कि गजल की इनकी एक लंबी कहानी है और बहुत सारी दर्जनों बुक्स हैं इनके, जो आप लगभग हर एक प्रकाशन से कहीं न कहीं से आया है। आप उसको ऑफलाइन ऑनलाइन भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं। तो आज इस खास मुलाकात में मैं कुछ बताने से पहले चाहूंगा कि अच्छा होगा कि मैं आपको ये रूबरू करा दूं कि इसमें सिर्फ गजल और कविता कहानी की बात नहीं होगी। इस खास मुलाकात में सर खुद बताएंगे कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे इन्होंने रुख बदला और यहाँ तक आज आ गए हैं कि लोग इनके नाम पे थेसिस लिखकर पीएचडी करते हैं जब गजल की बात होती है। जब कभी और अभी सर को बिहार सरकार द्वारा दिनकर सम्मान मिला है, रामधारी सिंह दिनकर सम्मान मिला है सर को, जो कि एक गौरव का विषय है। और ऐसे अनगिनत सम्मान मिला है सर को। और सबसे बड़ी बात है कि सम्मान अपनी जगह है, इनकी जो लेखनी है खास करके हिंदी गजल पे, हिंदी गजल में एक ओहदा रखते हैं अपना। जैसे लोग उर्दू गजल और हिंदी गजल, नहीं कहना चाहिए, गजल तो गजल होता है, लेकिन आज के डेट में अगर इस चीज को माना जाए तो सिर्फ हिंदी गजल पे विशेष ध्यान जा रहा है लोगों का। तो उसमें सर का नाम बहुत ही स्तरीय हो आता है और लोग जब बड़ी छोटी गोष्ठी, बड़ी गोष्ठी या जब भी हिंदी गजल की बात आती है तो लोग अनिरुद्ध सिन्हा सर्वप्रथम लिखते हैं। चाहे कोई भी किताब हो, संग्रह हो या किसी प्रकार का अगर कार्यशाला हो हिंदी गजल का, तो अनिरुद्ध सिन्हा एक अपने आप में अहमियत रखते हैं। तो सर आपका पुनः स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि सर आप अपनी जुबानी सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इस सिलसिला को बताएं कि आप तो मुंगेर शहर से हैं और मैं जैसा कि पता है पहले आप जॉब में थे, तो क्या सर आप जॉब में आने के बाद लिखना शुरू किए या फिर उससे पहले से ही आप लिख रहे हैं? जी नहीं, मैं बहुत पहले से लिख रहा हूँ। ऐसे तो मेरा जन्म मुंगेर में हुआ जी। पिताजी न्यायालय में कार्यरत थे, उनका स्थानांतरण जरूर हो गया। मेरा घर गांव, पैतृक गांव जो मूल मेरा गृह निवास है, वो बेटा है। हम लोग छोटी सी उम्र में बेटा चले आए। बेटा आने के बाद 4-5 वर्षों के बाद एक आकस्मिक दुर्घटना हुई जिसमें मेरी माँ का निधन हो गया। मैं स्कूली विद्यार्थी भी नहीं था। माँ के निधन के बाद मेरी 2 बहनें थी और पिताजी का साया था और कोई नहीं था घर में। स्कूल में नाम लिखाया गया। 3री क्लास तक हम गांव में पढ़े। फिर उसके बाद मेरे गांव से 1 किलोमीटर पर एक बिल्लोर है प्राइमरी स्कूल, उसमें दाखिला मेरा हुआ। 4थी पास करने के बाद मेरी बहन मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर है श्री कृष्ण उच्च विद्यालय डकरा जी, वहां पढ़ती थी। तो उसको गांव से आने कोई सुविधा नहीं थी, आने जाने के पैदल ही आना जाना पड़ता था। तो मेरी बहन उस स्कूल में जाती थी। अब वो अकेले हो जाने के कारण जब वो 9वीं क्लास में गई तो मेरा नामांकन 4था से 8वां में करा दिया गया। अच्छा, डायरेक्ट सर? डायरेक्ट साथ पर जाने के लिए। फिर भी तो मैं तो बहुत भौचक रह गया 8वीं क्लास में जब मैं क्लास लेने गया। घर में आने के बाद मुझे रोना पड़ा पिताजी के समक्ष कि मास्टर साहब क्या क्या पढ़ा के चल गए, हम देखते ही रह गए।
पिताजी के झगड़ा में एक शिक्षक को उन्होंने घर पर रख लिया, वो ठीक ठाक किया। फिर उसके बाद तो मैट्रिक वगैरह बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीजन पास किया हम। खैर, लेकिन मेरा लेखन शुरू हुआ जब हम 8वीं और 9वीं क्लास में थे। अच्छा सर। आप कह सकते हैं कि लेखन उम्र की धूप में नहीं, वक्त की धूप में जन्म लेती है और यथार्थ की जमीन पर वो सांसें लेती है। वही बात मेरे साथ लागू हुई। एक छोटे बच्चे को बिना माँ के किस तरह का जीवन गुजरना पड़ता होगा वो बच्चा जानता है। मेरी बहन भी छोटी छोटी थी, जो भी खाना मिलता था खा लेते थे, जो भी बनाती थी खा लेते थे। उसके बाद मेरा लेखन शुरू हुआ, टूटी फूटी पंक्तियों में मैं कुछ कर लेता था। स्कूल में भी एक अर्जुन सिंह थे, रामपुर के, लखीसराय के पास एक गांव है रामपुर के, तो एक दफा आए और मेरी कॉपी को उलटने लगे। कॉपी को उलटने के बाद उन्होंने देखा टूटी फूटी पंक्ति में कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा अरे, चूंकि मगही भाषा में, स्कूल पहले मगही भाषा में ही लोग बोलते थे, आज कल अंग्रेजी बोलना शुरू हुए। और जब देशज भाषा में बात की जाती है तो जो आत्मीयता रहती है वो कन्वेंट में कहाँ आत्मीयता। तो क्या लिखा है, कविता लिखा है? चलिए जी सर, अच्छा ठीक है। तो प्रत्येक शनिवार के दिन एक कला का क्लास होता था। जी हाँ। कला के क्लास में आपकी प्रतिभा जो अतिरिक्त, शिक्षा के अतिरिक्त आपके भीतर जो प्रतिभा है, चाहे मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, गायन कला हो या लेखन कला हो, तो अर्जुन सिंह जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने कहा तुम जो लिखा है वही पढ़ेगा। अच्छा। क्लास में। तो हमने उसी समय 2-3 पंक्तियां जो आई, बात मन में आई, हमने उसको कह दिया। फिर धीरे धीरे मेरे लेखन का विकास होता गया। वहाँ से मैट्रिक करने के बाद हम मुंगेर RDNDA कॉलेज में आए, बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ उस समय इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा क्रेज था। अच्छा सर। और मैट्रिक और प्री यूनिवर्सिटी के दौरान मैंने इंदिरा गांधी पर एक खंड काव्य लिख दिया। एक हमारे हिंदी के शिक्षक थे, तो अपने भीतर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही है, हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो बड़ा मतलब साहस कर अपने शिक्षक प्रोफेसर जो डॉक्टर शिवचंद्र प्रताप थे, उनके पास लेकर वो हम पांडुलिपि गए, उनको दिखाए, बहुत प्रसन्न हुए। कहीं अभी इसको कुछ करो मत, रख दो और तुम पढ़ो। उसी दौरान प्री यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब परीक्षा के समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ 5-6 बरस उम्र में मरी। फिर पिताजी 14-15 साल में गुजर गए और मेरा जीवन यहीं से शुरू होता है। जिंदगी का आपातकाल मैंने देखा है। मैंने एक कुत्ते की तरह दरवाजे पर खड़े होकर 2 रोटी का इंतजार किया है, कब कोई फेंक के देगा और हम खाएंगे। फिर भी लगन मेरा जारी रहा, लिखते रहे, पोस्ट ग्रेजुएट किए, फिर उसके बाद नौकरी में आया, फिर बदलता चला गया। यही तो मेरा बहुत ही सर वो कहेंगे तो अगर मैं सारी बातों को कहूँ तो शायद इतनी बात में ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बताया अगर मैं सब कहूँगा तो क्या होगा। नहीं, मैंने सुना है सर कि कुछ लेखकों ने आपकी जीवनी पे कुछ हाँ, वो तो किताब डॉक्टर भावना और डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति ने हिंदी वर्ड के हस्ताक्षर करके एक मोटी सी किताब आई है, वो मेरे जीवन पर केंद्रित है और लेखन पर केंद्रित है। सारी बातें। एक जानकारी चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, क्या आपने भी किसी को मेंटर बनाया या किसी को आपने सोचा कि नहीं इनको मैं अपना गुरु बना लूं, या इस टाइप का, या गजल जब लिखना शुरू किए या कहानी तो सोचा किसी को मैं जैसे छोटे शहर में जी गुरु की तलाश, हाँ, थोड़ा सा एक समंदर में सीप की तलाश के बराबर है। तो बाहर के मित्रों से मेरा परिचय होता गया। पत्रों से पहले बातचीत होती थी, फिर टेलीफोन आया, फिर उसके बाद मोबाइल आने के बाद विस्तार मेरा लेखन लेता गया। बस इतने ही थे। अरे उलझनों से तो कभी प्यार से कट जाती है।
उलझनों से तो कभी प्यार से कट जाती है, जिंदगी वक्त की रफ्तार से कट जाती है। क्या बात है सर। उलझनों से तो कभी प्यार से कट जाती है, जिंदगी वक्त की रफ्तार से कट जाती है। अब मैं तो क्या चीज हूँ, परछाई भी मेरी अक्सर। मैं तो क्या चीज हूँ, मैं तो क्या चीज हूँ, परछाई भी मेरी अक्सर रोज उठती हुई दीवार से कट जाती है। क्या बात। रोज उठती हुई दीवार से कट जाती है। और यूं तो मुश्किल है बहुत, यूं तो मुश्किल है बहुत, यूं तो मुश्किल है बहुत इसको मिटाना साहब। यूं तो मुश्किल है बहुत इसको मिटाना साहब। दुश्मनी प्यार की तलवार से कट जाती है, दुश्मनी प्यार की तलवार से कट जाती है। और सारी बेकार की खबरें ही छपा करती है। अच्छा, सारी बेकार की खबरें ही छपा करती है, सारी बेकार की खबरें ही छपा करती है। काम की बात तो अखबार से कट जाती है। क्या बात है। सारी बेकार की खबरें ही छपा करती है, काम की बात तो अखबार से कट जाती है। और इतना आसान नहीं प्यारे मोहब्बत करना, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं प्यारे मोहब्बत करना। ये वो गुड़िया है जो बाजार से कट जाती है, ये वो गुड़िया है जो बाजार से कट जाती है। उलझनों से तो कभी प्यार से कट जाती है। मेरी जिंदगी इसी तरह कटती गई है और मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस दहलीज पर आकर खड़ा हूँ, उस दहलीज की कोई कल्पना नहीं है। एक आकाश में मिलने की कल्पना होती है, समुद्र में खो जाने की कल्पना आती है, हवाओं में बिखर जाने की कल्पना होती है। मैं उसी दहलीज पर आकर खड़ा हूँ। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। देखिए सर, और ये संयोग है कि मैं भी उसी RDN DJ कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और ऐसा है संयोग कि आज हम आपके समक्ष बैठे हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। और ऐसे पहले भी आपसे इतना प्यार हमें मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मैं चाहता हूँ सर, और मैं चाहता हूँ अपने युवा साथियों के लिए, और खास करके जो लेखन में भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इतना जरूर बताएं। जैसे आपने कोई मेंटोर नहीं बनाया और आपने शुरू किया, तो कोई भी लोग हैं जो स्टार्टिंग में लिखता है तो उसको तो पता नहीं होता है क्या कैसे है, ग्रामर क्या है, गजल की ग्रामर क्या है, या लेखनी जैसे कहानी का क्या सिलसिला है, फिर भी शुरू कर देते हैं। तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहते, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, तो रंग तो आप ही को भरना है, घड़ा को आप ही को बनाना है। और उस घड़ा का रंग रोगन, उसकी खूबसूरती कैसे लाई जाए, उसके लिए तो आपको किसी मार्गदर्शक की बहुत जरूरत पड़ती है। और जब आप अपने मार्ग पर चले आएंगे, फिर आपको जरूरत की महसूस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लेखन की शिद्दत दर्द की धूप में ही होती है। थोड़ा सा दर्द को आजमाइए और लिखिए, देखिए क्या से क्या बात निकलती है। लेकिन शर्त इतनी है कि थोड़ा दर्द को आजमाओ। अगर आपने दर्द यथार्थ की जमीन पर आकर नहीं आजमाया तो फिर लेखन क्या है? फैंटेसी लिखिए, मोहब्बत लिखिए, प्यार लिखिए, कोई जिसका साहित्य में कोई स्थान नहीं है। आप मंचों पर हाथ हिलाते रह जाइए, उससे मोहब्बत की बात कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, लेकिन साहित्य में आप कभी दर्ज नहीं होंगे। साहित्य में दर्ज होने के लिए आपको यथार्थ के साथ रूबरू होना होगा और लेखन में दर्द की शिद्दत पैदा करना होगा। बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा सर कि लेखन महबूब के पत्र से नहीं होता है, जी, महबूब की शिद्दत से होता है। जी। और वो महबूब यथार्थ भी होता है, दर्शन भी होता है, परिवार भी होता है। आप महबूब तो बनाए, आपके नजरिए पर है, आपके मस्तिष्क पर है, आपके दिमाग पर है कि आप महबूब किसको बनाते हैं। जी। मांसलता को प्रधानता देते हैं या यथार्थ को प्रधानता देते हैं या दर्शन को प्रधानता देते हैं। लेखन तो उसी बिंदु पर चलता है। सचमुच ये सुनने को मिलता, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैंने भी देखा, भी जावेद अख्तर साहब भी अभी एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, उसमें उन्होंने भी गजल के बारे में ऐसा ही कहा कि लोग सोचते हैं कि मैखाने महबूब से गजल शुरू जरूर होती है, लेकिन वो मैखाने और महबूब वास्तविकता नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक पेशानी है, एक वो क्या है ना, वो रूट बना हुआ है कि लोग मैखाने से लेकर इबादत मस्जिद और इबादत अल्लाह और खुदा को नहीं जोड़ के मैखाने और मैं से जोड़ते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है जो आपने कहा।
जब भी कोई पाठक, जब भी कोई श्रोता आपकी चीजों को पढ़ता या सुनता है जी। और जब उसको आत्मसात करता है आपके लेखन को, चाहे कविता हो या गजल हो या कहानी हो, वो श्रोता, वही पाठक अपने आप को, खुद को उस लेखन में ढूंढता है जी। हम कहाँ हैं जी। इसमें, मेरी बात कहाँ है। जब उसकी बात नहीं रहेगी तो आपको क्यों पढ़ेगा, क्यों आपके लिए समय बर्बाद करेगा। तो मंच जहाँ तक बात है, एक मनोरंजन है। हताश जीवन या बहुत थके हुए हैं तो मंच पर जाइए, एक मनोरंजन मिलेगा। हाँ, थोड़ा देर के लिए आप थोड़ा देर एंटरटेन के कर लिए, सकते लेकिन हैं। वो आत्म पाठक या श्रोता उसको आत्मसात नहीं करेगा। वहाँ जहाँ सुना वहीं छोड़कर चला आएगा। और जब यथार्थ लिखेंगे, जीवन लिखेंगे, तो श्रोता उसमें देखेगा हम कहाँ पर है, हमारा जीवन कहाँ पर है, हमारा यथार्थ कहाँ पर है, और उसी में वो खुद को ढूंढेगा। नहीं, सच कहा आपने, क्योंकि मैंने देखा है या जो भी पढ़ने से मिलता है कि जितने भी शायर हुए या जितने अच्छे गीतकार हुए, उनकी जिंदगी जब उसको गौर से पढ़ा जाए नजदीक से, तो बहुत तकलीफ, जैसे आपने कितना कहा, बिना माँ के आपने जीवन को इतना आगे ले, फिर पिताजी बीच में ही आपको साथ छोड़ दे, फिर आपने एक बहुत ही मैंने एकदम कहते हैं ना कड़े शब्दों में आपने कहा कि मुझे कुत्ते की तरह रोटी का इंतजार करना पड़ा। कोई शख्स अपने लिए ऐसा शब्द, कटु शब्द अगर प्रयोग कर रहा है, सोचिए कि उसके तकलीफ का कोई सीमा नहीं होगा। तो उस हमें लगता है कि वो तकलीफ ही लेखनी को मजबूत करती है शायद, क्योंकि जितने भी अच्छे गीतकार को मैं पढ़ रहा हूँ आजकल या देख रहा हूँ, तो जब गौर किया जाता है उनके जीवन, तो सबके पीछे दर्द का सैलाब लगा पड़ा है। तो नहीं उनकी, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग लिखने को लिख रहे हैं, पढ़ के लिख देना, लेकिन जो भाव आपने कहा, अंदर से भाव पैदा करना, ख्याल, अपना ख्याल पैदा करना, जिससे कि आपको पब्लिक को ना, पाठक को पढ़े तो उसको लगे मेरे जहन की बात है, मेरा कुछ इसमें दिख रहा है। तो उसके लिए सचमुच ये तकलीफ का दौर जरूरी है किसी लेखक के लिए, शायद ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, यथार्थ संप्रेषण के लिए, यथार्थ लेखन के लिए कुछ तो यथार्थ से जुड़ना पड़ता है। हम रोटी की शिद्दत की कल्पना कर रहे हैं, किसी भूखे की कल्पना कर रहे हैं, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, एसी में बैठ कर लेखन नहीं किया जा सकता है। ये एक फैंटेसी है। और लेखन का जो रुतबा, जो लेखन का कद घटा है, इसके कारण भी घटा है कि लोग गरीबी की चिंता इसी में बैठकर कर रहे हैं। निराला तो बनो, निराला ने जो महसूस किया, जो देखा, वही लिखा। जी, पेट की भूख को अगर लिखने के लिए पहले भूखा होना पड़ेगा। नहीं, भूखा नहीं होगा, उस तकलीफ की शिद्दत को आप महसूस कीजिए। किसी गरीब के पास जाइए, देखिए, उसके भीतर का दर्द पकड़ने की कोशिश कीजिए, तब आप यथार्थ लिख पाएंगे। अन्यथा तो फैंटेसी है। एसी में बैठ के आप गरीब की जीभ और गरीब की रोटी की चिंता कीजिए तो कौन पढ़ेगा आपको। आप तो कहीं से, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि गांव का वर्णन देखिए, गांव का चित्रण देखिए, क्या खूबसूरत है, लगता है कि हम वृंदावन, पिछले वृंदावन में आ गए। और यही यथार्थ में आप गांव जाकर देखिए जी, अब वो बात नहीं है, गांव की स्थिति क्या है। जी, तो वही है लेखन का, फिल्म का गांव और एसी का लेखन दोनों बराबर है। वाह, अच्छा उदाहरण दिया सर आपने कि सचमुच फिल्म का गांव और एसी का बैठ के लेखन, सचमुच, क्योंकि गांव में वो परिवेश अब नहीं दिखता है। अभी मैं गांव में वो परिवेश कभी रहा ही नहीं। हम आपको कह रहे हैं, अच्छा, वो सिर्फ दिखाई द्वापर का गांव ला रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ दिखाई का गांव ला रहे हैं, वो गांव है कहाँ। गांव में तो भूख है, वैमनस्यता है, क्या क्या नहीं है गांव में। अब थोड़ा सा गांव सुधरा है। अच्छा। लेकिन पहले के गांव को देखिए, क्या क्या नहीं था उसमें। आंख में आंसू आ जाता था देख के, और आप एसी में बैठ के उसकी चिंता कर रहे हैं, आप उसके दर्द का संप्रेषण कर रहे हैं, आप उसके दर्द को झंडा बना रहे हैं, अपना ध्वज बना रहे हैं। लानत है आपके ऊपर। उसके तकलीफ को सचमुच कुछ लोग अपनी ताकत बना के उसको भजाए जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से, कुछ सामाजिक दृष्टिकोण, कुछ व्यवसायिक दृष्टिकोण से। सर, मैं चाहूंगा कि ये तो सिलसिला जारी रहेगा। मुझे पता है कि अगर आप पूरे दिन भी इस बात को बोले तो कम रहेगा, लेकिन कार्यक्रम का एक दायरा है। तो मैं चाहूंगा सर कि आप कुछ स्टार्टिंग टाइम का, जब आपने लिखना शुरू किया था,
कुछ उस दौर की कुछ बातें हो या कुछ ऐसी कविता या कुछ संस्मरण हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक शेर मेरी पहली गजल जीवन का है। जी सर, स्वागत है सर। एक मतला और एक शेर याद है। जी सर। कुछ नहीं। यातना सामर्थ्य से ऊपर न होने दीजिए। यातना सामर्थ्य से ऊपर न होने दीजिए। यातना सामर्थ्य से ऊपर न होने दीजिए, शेष हो जाएगा वो पत्थर न होने दीजिए। क्या बात। यातना सामर्थ्य से ऊपर न होने दीजिए, शेष हो जाएगा वो पत्थर न होने दीजिए। चाहता है बस यही हिस्से का अपना हक मिले। चाहता है बस यही। चाहता है बस यही हिस्से का अपना हक मिले। हक अदाई में कोई अंतर न होने दीजिए, शेष हो जाएगा वो पत्थर न होने दीजिए। क्या बात है सर, बहुत खूब। अब बताइए सर, जब आप शुरू किए तब इतने मैंने संयम भरे शब्दों का आपने प्रयोग किया है, इतना संयम, इतना बताइए, इतना शब्द में जोर है, इतना मीनिंगफुल चीज आपने जब पहले लिखा तब तो आज लोग हिंदी गजल में आपको मैंने कह सकते हैं कि हाँ भाई। और आपके परम मित्र ने आपको एक बार आवाज भी दिया था कि आप गजल के अमिताभ बच्चन हैं, मुझे याद आ रहा है, मैं उसके साथ में था। तो सचमुच हाँ नहीं की जनरल नवाजी है नहीं सचमुच, लेकिन आपकी वो बात है कि आप सचमुच गजल के अमिताभ बच्चन हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि आपका जीवन और भी सुखमय हो, आप सदा स्वस्थ रहें और इसी तरह हम जैसे युवाओं का और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहें और आपकी लेखनी इस संसार में हमेशा चलंत और जीवंत रहे। मैं यही आशा करता हूं और प्रभु से मैं आपको शुभकामनाएं दुआएं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा प्रभु करे कि ये आपकी जो बातें हैं जन जन तक पहुंचे, आपकी लेखनी एक दिन हर किसी के सामने हो, हर कोई पढ़े। और बहुत अच्छा लगा सर। और मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले जाते जाते कुछ अपनी खास पेशकश हमारे दर्शकों के लिए छोड़ जाएं। देखिए एक मतला एक शेर। स्वागत है सर। ये माना क्यों से क्या बात है। अदावत नहीं है। ये माना क्यों, ये माना क्यों से अदावत नहीं है। ये माना क्यों से, ये माना क्यों से अदावत नहीं है। ये माना क्यों से अदावत नहीं है। मगर ये भी सच है, मगर ये भी सच है, मोहब्बत नहीं है। मगर ये भी सच है, मोहब्बत नहीं है। और देखिए एक शेर। स्वागत है सर। कि मेरी आरज़ू इश्क के रूबरू है। मेरी आरज़ू इश्क के रूबरू है। मेरी आरज़ू, मेरी आरज़ू इश्क के रूबरू है। मेरी आरज़ू इश्क के रूबरू है। मुझे आईने की जरूरत नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे आईने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर। और मेरे दर्शकों को सचमुच ये खास मुलाकात कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आप देख रहे हैं कि कोई शख्सियत, क्या कहता है, एक आम आदमी एक शख्सियत बनने में जो सफर तय करता है वही असली जिंदगी है। लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत संघर्ष है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि संघर्ष में जिंदगी है। जिनके जीवन में कुछ संघर्ष है ना, वही याद रह जाते हैं, वरना जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, कहाँ किसी को कोई याद कर रहा है।
लेकिन जब कोई आपने सुना कि जब बिना माँ के जीवन आप अपने आप को स्टेबल करते हैं, जब पिता का साया सर से उठ जाता है फिर भी आप अपने आप को स्टेबल रखते हैं। ये चाहते तो हो सकता है उस समय छोड़ देते, पढ़ाई की क्या जरूरत है, कुछ लोग करते हैं, लगा मेरे पास अब कुछ नहीं है हम कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, जो जिद्दोजहद कहते हैं ना कि जब आप दौड़ रहे हैं और आपके करीब मंजिल है, जब आपका सांस फूलने लगता है और फिर भी आपके नजदीक दिखता है कि मुझे 2 कदम और चलना चाहिए, तो वो 2 कदम जब तय करते हैं ना तब मंजिल पे पहुंचते हैं। और सांस फूलने लगेगा कि हम मर जाएंगे, और वो 2 कदम से पहले छोड़ो मर ही जाएंगे तो क्यों दौड़े, और रुक गए ना तो आप जीत नहीं सकते हैं। जब लगा कि मर जाएंगे फिर भी जब 2 कदम आप चलेंगे ना तब मंजिल पे पहुंचेंगे। ये जीवनी ये साबित करती है कि विजेता वो होता है जो लगे कि हाँ मर जाएंगे फिर भी अगला कदम बढ़ा दे, वो एक दिन जीतता है। लेकिन लगेगा मर जाएंगे, लगे मर ही जाएंगे तब जीत के क्या करेंगे, और रुक गया तो रुक गया, उसे कोई याद नहीं रखता। तो मैं आपसे भी विनती करता हूं कि जिंदगी में कठिनाइयां परेशानियां आएंगी, लोग क्या कहेंगे इससे ज्यादा अच्छा है कि जिस दिन आप मंजिल पे होंगे तब वो लोग क्या कहेंगे, इस चीज को सोच के आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बहुत बहुत आभार, अपना प्यार आशीर्वाद हम पे और माने सबों पे आप बनाए रखें। और सचमुच आप जो लोग आज के डेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर हम लोग शायद मिलेंगे और आप दर्शकों को भी शायद फिर से मैं कभी चाहूंगा कि सर से रूबरू कराऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए झूठों के फुटसों के बात